नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें, बल्कि संभव हो सके तो आप हमारे वीडियोस को बड़ी मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट करें, सर्कुलेट करें और शेयर करें, ताकि ईमानदार पत्रकारिता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ऐसे समय में जबकि ईमानदारी से ईमानदार पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और अब आज की बातचीत शुरू कर। आज दरअसल हम बातचीत करेंगे देश के सबसे बड़े सेफोलॉजिस्ट संजय कुमार जी से, जो प्रोफेसर संजय कुमार जी सीएसडीएस के लिए है और उनकी संस्था पोस्ट पोल सर्वे करती है, प्री पोल सर्वे नहीं करती है। यानी जैसा कि आप चुनाव के ठीक पहले, वोटिंग के पहले आप देखते हैं तमाम सर्वे एजेंसीज होती हैं जो उन सर्वेस को करते हैं और फिर वो इसके आधार पर सीटों का आकलन करते हैं। तो सीएसडीएस ऐसा नहीं करती। सीएसडीएस पोलिंग के बाद एक बड़े सामाजिक राजनीतिक कैनवस पर सर्वे करती है और फिर ये बताने की कोशिश करती है कि दरअसल वोटिंग बिहेवियर अलग अलग ग्रुप का, अलग अलग जातियों का, अलग अलग धर्मों का कैसा और किस तरीके से रहा, और उसके आधार पर एक बड़ी पिक्चर लोगों के सामने आती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत जबरदस्त दिलचस्पी है, तो जाहिर सी बात है संजय जी से बेहतर कौन बता सकता है। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। अब तो बस कह सकते हैं कि 48 घंटे बचे हैं पोलिंग को लेकर, तो आपका सेंस क्या कहता है, आपकी समझ में क्या लग रहा है इस वक्त? देखिए देखिए मोटी सी बात है आशुतोष। अगर हम 2020 के चुनाव से तुलना करें 2025 के चुनाव को, तो निश्चित रूप से भारी गिरावट है आम आदमी पार्टी की पॉपुलैरिटी में। क्या बीजेपी की पॉपुलैरिटी में बहुत उछाल है? बहुत उछाल नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन हाँ, 20 की तुलना में इस वक्त ज्यादा लोग बीजेपी की तरफ झुके हुए दिखाई पड़ते हैं। कांग्रेस 2020 की तुलना में थोड़ा बेहतर करती हुई मुझे दिखाई पड़ रही है। थोड़ा बेहतर, मैं बहुत सावधानी से कह रहा हूँ, थोड़ा बेहतर का मतलब शायद उनके वोट डबल डिजिट के आसपास टच कर जाए। डबल डिजिट पार करना मुझे तो नहीं लगता कि डबल डिजिट उनका वोट शेयर पार करेगा, लेकिन उनको वोट जो मिल रहा है कांग्रेस को और जो बीजेपी की तरफ वोट जा रहा है, ये जा कहां से रहा है? ये जा रहा है आम आदमी का कटता हुआ वोट। तो आम आदमी की स्थिति वैसी नहीं है जैसी 2020 में थी। आज उनकी स्थिति थोड़ी डामाडोल दिखाई पड़ती है। डामाडोल का मतलब उतनी पकड़ नहीं है। चुनाव में अभी भी मुझे लगता है सबसे आगे, मुझे लगता है अभी भी आम आदमी पार्टी दिखाई पड़ती है, लेकिन बीजेपी से कड़ा मुकाबला होता है। आपका कहने का मतलब ये कि आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा एज आपके समझ में है, ऐसा लगता है। लेकिन पिछली बार तो आम आदमी पार्टी को 54% वोट मिला था, 2015 में भी आम आदमी पार्टी को 54% वोट मिला था। तो वैसी स्थिति में जो आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता में कमी आई है, अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता में भी कमी आई है, तो कितने प्रतिशत का नुकसान उनको हो सकता है? क्योंकि फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम में अगर 2% का वोट की गिरावट भी चुनाव को पूरी तरीके से पलट देती है। देखिए, इस बात अनुमान लगा पाना तो सही सही बहुत मुश्किल है कि कितना गिरावट हो सकता है। लेकिन हाँ, 54% उनका वोट था 2020 में। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 5, 7, 8% की गिरावट होने की पूरी पूरी संभावना है। बीजेपी के 38% वोट थे और बीजेपी ऊपर जा रही है, 40 के आंकड़ों के करीब है। शायद 40, 41, 42 कुछ भी हो सकता है। और आम आदमी पार्टी 54 से घट करके मतलब कम से कम 7, 8% की गिरावट तो मुझे साफ दिखाई पड़ती है और कांग्रेस का वोट 4% से बढ़ के डबल होता हुआ, ऐसा कुछ इस वक्त अनुमान मुझे यही लग रहा है। बिल्कुल। अपने दर्शकों को बता दें, दरअसल भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनाव में 1993 के बाद से कभी भी 40% का वोट शेयर लेकर नहीं आई। 1993 में उसको 47.82% वोट मिले थे और तब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन 1998 में बीजेपी की हार के बाद प्याज के मसले पर, उसके बाद कभी भी भारतीय जनता पार्टी न तो सरकार बनाने के करीब आ पाई और ना ही सरकार बनाने की स्थिति उसकी बनी। 2013 में जरूर वो बहुमत के आंकड़े के थोड़े पास में थी, लेकिन कभी भी उसको 40% वोट नहीं मिला। जैसा संजय जी कह रहे हैं, अगर ये हो रहा है कि दिल्ली के अंदर बीजेपी का वोट प्रतिशत 40% से बढ़ रहा है और 40% के पार भी जा सकता है, तो ये आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। संजय जी, तमाम सफोलॉजिस्ट, तमाम जो चुनाव विश्लेषक आज की तारीख में थोड़ा संकोच में रहते हैं, क्योंकि सबको लगा कि जो हमने हरियाणा के अंदर देखा, जो महाराष्ट्र के अंदर देखा, वैसा नहीं हुआ। क्या ये आज डेफिनेटली कहा जा सकता है कि दिल्ली के अंदर भी कहीं हरियाणा महाराष्ट्र जैसी कोई स्थिति तो नहीं पैदा हो सकती है?
देखिए, डेफिनेटली आपने शब्द का इस्तेमाल किया। डेफिनेटली तो कह नहीं सकते कि ऐसी स्थिति होगी या नहीं होगी, हम्म, क्योंकि ये सब इस वक्त के अनुमान है। पिछले 2-3 दिनों में जो फील्ड रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो हम देख रहे हैं, टीवी डिबेट्स देख रहे हैं, लोगों से बात हो रही है, उसके आधार पे तो यही लगता है कि आम हम्म, आदमी पार्टी को मामूली सी बढ़त है। आम आदमी पार्टी अभी भी रेस में आगे दिखाई पड़ती है, लेकिन हम्म, बीजेपी ने कम से कम चुनाव प्रचार के दौरान काफी, उसको कहते हैं, ग्राउंड कवर किया। जब हम्म, चुनावों की घोषणा हुई थी, उस वक्त लगता था कि आम आदमी पार्टी उतना अच्छा प्रदर्शन तो नहीं करेगी जैसा 220 में किया, 2020 में किया, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का रहेगा। हम्म, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान मुझे लगता है बीजेपी ने बड़ी मेहनत की, और जो बड़ा फासला था, आपको याद है, हम्म, 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के पास 54% और बीजेपी के पास 38% वोट थे। तो जी। फासला बहुत कम किया है। अब ये हम्म, क्या ये फासला इतना कम कर देगी बीजेपी की बीजेपी आम आदमी पार्टी से आगे निकल जाए? कह पाना इस वक्त बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, इस वक्त लगता है कांटे का मुकाबला है दोनों पार्टियों के बीच। संजय जी, एक चीज और दिलचस्प है, वो ये कि विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 54% के आसपास वोट मिलता है, लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को 56%, 54% वोट मिलता है। आ, क्या कारण है कि इस बार विधानसभा के चुनाव में कांटे की टक्कर दिखाई पड़ रही है? क्या जो 2015 वाली स्थिति थी, 2020 वाली स्थिति थी, आज वैसी क्यों नहीं दिखाई पड़ती? क्या एंटी इनकम्बेंसी की वजह से है? क्या अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता में कोई गिरावट देख रहे हैं? क्या जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे उसकी वजह से कुछ हुआ है? सबका मिला-जुला असर है। हम्म, ये कह पाना कि कोई एक कारण है जिसके कारण आम आदमी पार्टी के वोट में गिरावट की गुंजाइश दिखाई पड़ती है, ये मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं होगा। हम्म, सबका मिला-जुला असर है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। हम्म, इस बात से ना इनकार नहीं किया जा सकता। और जो तमाम चीज़ों का ज़िक्र हो रहा है, जैसे आप यमुना की सफाई की बार-बार ज़िक्र हो रहा है। गंद मतलब नालों की सफाई और इन सब चीज़ों का ज़िक्र हो रहा है, जिससे कहीं न कहीं लोगों के बीच में थोड़ी नाराज़गी है। नाराज़गी इस वजह से भी है, क्योंकि हम्म, बेंचमार्क बहुत ऊपर था। लोगों को हम्म, बहुत उम्मीदें थी इस पार्टी से, और उम्मीद थी तभी तो पहले चुनाव में 67 सीटें और दूसरे चुनाव में 62 सीटें 70 में से जिता के भेजा था। तो हम्म, उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं कहते कि सरकार का कामकाज बेहतर नहीं है। हम्म, अगर आप स्कूली शिक्षा की बात करें, बड़ी संख्या में लोग कहते हैं कि हाँ भाई, स्कूल तो बहुत बेहतर हुए हैं। अगर हम सरकारी अस्पतालों की बात करें, उसके बारे में भी लोग कहते हैं कि सरकारी अस्पतालों की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर लोगों का ओपिनियन बँटा हुआ दिखाई पड़ता है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर लोग कहते हैं कि हाँ भाई, सरकार ने इस बारे में कोई अच्छा काम नहीं किया। पीने के पानी के बारे में लोगों के थोड़ी नाराज़गी दिखाई पड़ती है। अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी निश्चित रूप से गिरी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को एक मसीहा के रूप में देखा जा रहा था। हम्म, आपको मालूम है कि एंटी करप्शन मूवमेंट से उभर कर के ये पार्टी बनी, अरविंद केजरीवाल उसके चैंपियन थे। लेकिन आरोप जो लगे हैं, ऐसा नहीं है कि सारे लोग समझते हैं कि नहीं-नहीं ये भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन आरोप लगे हैं। वो जेल में रहे कुछ दिन, तो एक आम जनता को ऐसा लगता है कुछ ना कुछ तो बात होगी। ऐसा तो नहीं हम्म, हो सकता कि व्यक्ति ने कुछ भी ना किया हो, पार्टी हम्म, ने कुछ भी नहीं किया हो, सरकार दागदार है, लेकिन फिर भी इनके तमाम नेताओं को जेल जाना पड़ा। तो एक मन में लोगों के दुविधा हो गई है कि जो हम्म, पार्टी एंटी करप्शन मूवमेंट के बल पर बन के आई, उन्होंने इस बात को एक तरह से प्रबल रूप से कहा कि हम करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जब इस तरह के आरोप लगे हैं, तो हम्म, छवि धूमिल हुई है, और जब हम्म। छवि धूमिल हुई है, तो लोगों का भरोसा भी थोड़ा टूटा है आम आदमी पार्टी पर। आपने कहा टूटा है। दिल्ली के अंदर एक चीज जो देश के दूसरे हिस्सों में उस तरीके से नहीं दिखाई पड़ती है, वो ये कि जातियों के आधार पर वोट यहां नहीं पड़ता, ऐसा कहा जाता है। और जैसे यूपी में पड़ता है या फिर बिहार के अंदर पड़ता है। इस चुनाव में एक चीज नई दिखाई पड़ रही है, संजय जी, आप अगर इसमें कुछ टिप्पणी कर सके तो बेहतर होगा, कि 2020 की तुलना में इस बार का जो कैंपेन है वो उतना कम्युनल कैंपेन नहीं दिखाई पड़ रहा है जैसा कि हमने 2020 में देखा था। इसके पीछे का कारण आप क्या समझते हैं? मुझे लगता है कि देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए अगर चुनाव जीतना है, तो उनके लिए सबसे मजबूत पिच क्या है? उनके लिए मजबूत पिच है उन्हें अपने काम का ज़िक्र करना, वो काम का हम्म, ज़िक्र करते हैं। हम्म, और बीच-बीच में अरविंद केजरीवाल ने, जो उनके सबसे बड़े प्रचारक हैं, वो ये भी हम्म, कहते हैं कि हाँ, कुछ काम हम नहीं कर पाए। तो स्ट्रैटेजी उनकी अच्छी है एक तरह से। वो कहते हैं हमने कुछ काम किया और कुछ हम काम नहीं कर पाए, और उसके वो कारण बताने की कोशिश करते हैं। तो वो काम के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हम बीजेपी की बात करें, तो बीजेपी को लगता है कि काम के
अगर हम काम को सामने लाएं तो काम के आधार पे आम आदमी पार्टी को काउंटर करना मुश्किल होगा। वो करप्शन के मुद्दे को आपने देखा होगा कि चुनाव के दौरान कितनी बार शीश महल का जिक्र हुआ। शीश महल का जिक्र और शराब घोटाले जी। दोनों भ्रष्टाचार की ओर इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि शीश महल आपने बनाया, पैसे कहाँ से आए? शराब घोटाले किया, उसके पैसे कहाँ गए? तो कहीं न कहीं बीजेपी को ये लगता है कि अगर हम आम आदमी पार्टी पर चोट करें भ्रष्टाचार के मामले में, क्योंकि जनता का बहुत भरोसा था कि एक ऐसी पार्टी है जो जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है, नए लोग आए हैं और एक नई तरह की पार्टी है। इसी के लिए जो कॉम्युनल जिसका जो आपने सवाल पूछा, ये कॉम्युनल टोन दिखाई नहीं पड़ता और दोनों अपने-अपने मुद्दों पर आम आदमी पार्टी अपने काम को लेके जनता के पास जा रही है, तो बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि भाई आम आदमी पार्टी ने काम किया या नहीं किया हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार है और ये पार्टी में इस सरकार में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। संजय जी, जब मैं 2020 का सीएसडीएस का सर्वे देख रहा था तो उसमें मुझे एक बड़ी चीज स्ट्राइकिंग दिखाई पड़ी। वो ये कि जो दलित वोटर है, जो मुस्लिम वोटर है और जो महिला वोटर है, वो बड़ी भारी संख्या में आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं। जो अपर कास्ट है या फिर जो ओबीसी है, वो उसमें दोनों का वोट में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में लगभग बराबर का बंटवारा होता है। लेकिन जब हम मुस्लिम वोटर के बारे में बात करते हैं तो वो अपेक्षित है, क्योंकि मुसलमान हमेशा उस पार्टी को वोट करता है जो बीजेपी को हराए। तो 83% मुसलमान जो है वो दिल्ली में पिछली बार सीएसडीएस के सर्वे के हिसाब से उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया। दलितों में हैरानी की बात यह कि 69% दलित वोटर ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, 25% ने बीजेपी को वोट दिया और सिर्फ 6% उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है। आपको लगता है कि ये दोनों दलित और मुसलमान वोटर इस बार भी आम आदमी पार्टी के साथ रहने वाले हैं? और ये दोनों अगर मिला लें तो तकरीबन 2 दर्जन सीटें हैं, जो 12 सीटें ऐसी जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीटें मानी जाती हैं जहां मुसलमानों का प्रभाव है, और 12-13 के आसपास वो सीटें हैं जहां पे दलितों का प्रभाव है। देखिए, दलित और मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा तो आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाएगा और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी अभी भी कड़े मुकाबले में है। लेकिन जिस तरह से दूसरी पार्टियां चुनाव प्रचार कर रही हैं और खासकर मैं कांग्रेस का जिक्र करूंगा, कांग्रेस कहीं ना कहीं मुस्लिम मतदाताओं के बीच में थोड़ी सेंधमारी करने में सफल दिखाई पड़ती है। दलित वोट भी थोड़ा बढ़ता है, तो कांग्रेस कई सीटों पर मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का नुकसान कर सकती है। नुकसान इतना, कांग्रेस खुद तो नहीं जीतेगी लेकिन आम आदमी पार्टी को हराने की स्थिति में हो सकती है और उसमें मुस्लिम वोट और दलित वोट पे सेंधमारी करती हुई मुझे इस वक्त दिखाई पड़ रही है। महिला वोटरों को लुभाने की बड़ी कोशिश हो रही है आजकल मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद से, जब लाडली बहन योजना के तहत बीजेपी ने पूरा चुनाव स्वीप कर लिया। फिर महाराष्ट्र के अंदर भी उसका एक असर दिखाई पड़ा जब लाडली बहन योजना की बात हुई। झारखंड के अंदर भी मैया वंदन योजना का जिक्र किया गया। तो इस बार अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाई हम 2100 महिलाओं को देंगे, महिलाओं को बस फ्री बस राइड की बात की जा रही है। बीजेपी है वो कह रही है हम 2500 देंगे, कांग्रेस भी कह रही है हम भी 2500 देंगे। ये विमेन वोटर जो है वो 2020 के चुनाव में सीएसडीएस के सर्वे के मुताबिक 60% महिलाओं ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था और सिर्फ 35% महिलाओं ने जो है वो बीजेपी को वोट दिया था। आपको लगता है ये 2500 का दांव इस बार काम करेगा बीजेपी के पक्ष में, या अभी भी महिला वोटर उसी कट्टरता के साथ आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ी रहेंगी? देखिए, अगर आम आदमी पार्टी का वोट नीचे गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है तो वो सभी वर्ग में नीचे गिरेगा, वो महिलाओं में भी नीचे गिरेगा। आपने जिन आंकड़ों का जिक्र किया, पिछली बार आम आदमी पार्टी को 54% वोट मिले थे और महिलाओं में 60% था। तो 6% महिलाओं का वोट आम आदमी पार्टी के पक्ष में ज्यादा था उनके एवरेज वोट से। बीजेपी को 38% था और महिलाओं में 35, मतलब वो 3% कम थे। इस वक्त भी मुझे लगता है इन चुनाव में भी महिलाओं का वोट बढ़ चढ़ कर आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाएगा। जितना वोट उनको एवरेज मिलेगा उससे ज्यादा महिलाओं का वोट मिलेगा। तो भले ही बीजेपी ने दावे किए हैं कि हम आम आदमी पार्टी जो प्रॉमिस कर रही है या जो दे रही है उससे बढ़ चढ़ कर देंगे, लेकिन महिलाओं का वोट अभी भी आम आदमी पार्टी के पक्ष में झुका हुआ ही दिखाई पड़ता है। ये बीजेपी का 2500 का दांव काम नहीं करेगा? देखिए, जब कोई सरकार कोई अगर आपको फैसिलिटी मुहैया कराते रहती है तो उस पर भरोसा ज्यादा रहता है। आप 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें, उस वक्त बीजेपी ने जो किसानों के लिए वादा किया था और या जो मिल रहा था उन्हें, और जब उस वक्त यूपीए सरकार ने कांग्रेस ने जो न्याय योजना लाया और उन्होंने कहा कि किसानों को वो 75,000 रुपया सालाना देंगे, जनता ने किस पर भरोसा किया? जो मिल रहा था उस पर भरोसा किया। मुझे लगता है दिल्ली के चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जो महिलाओं को मिल रहा है उस पर भरोसा है
और उसी पार्टी पर उनका ज्यादा भरोसा है। यही पार्टी अगर दोबारा जीत के आती है तो उनको ये चीजें मिलती रहेंगी। बीजेपी के 2500 के दांव पर मुझे नहीं लगता है कि महिला वोट काटने में बीजेपी सफल दिखाई पड़ती है। क्या इस बार के जो मेल वोटर्स है दिल्ली के, क्या आपको लगता है कि वो इस बार बीजेपी की तरफ ज्यादा उनका झुकाव होगा? क्योंकि पिछली बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में सिर्फ 6% का गैप था, जबकि महिलाओं के बीच 25% का गैप था। यानी पुरुष वोटर ज्यादा इंक्लाइंड था आम आदमी पार्टी की तुलना में बीजेपी को वोट देने में। देखिए, आपने पिछले आंकड़ों का जिक्र किया, महिलाओं का और पुरुषों के वोट दोनों में आम आदमी पार्टी को बीजेपी के ऊपर एडवांटेज था, लेकिन एक में 25% और दूसरे में 6%। इस बार मुझे लगता है कि महिलाओं में तो आम आदमी पार्टी को निश्चित एडवांटेज दिखाई पड़ता है, ऐसा ही रहने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन पुरुषों का वोट काफी बटा हुआ हो सकता है, क्योंकि महिलाएं जिस तरह से आम आदमी पार्टी के लिए वोट करती हुई दिख रही हैं, या इस वक्त जैसे उत्साह उनमें दिखाई पड़ता है, आप रैलियों को देखें तो वो देख के लगता है कि महिलाओं का वोट अभी भी आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा दिखाई पड़ता है। पुरुषों में इतना झुकाव आम आदमी पार्टी के पक्ष में मुझे दिखाई नहीं पड़ता, तो पुरुषों का वोट बीजेपी के पक्ष में थोड़ा ज्यादा टिल्टेड पिछले चुनाव की तुलना में इस बार होने की पूरी पूरी गुंजाइश है। संजय जी, अभी अचानक एक नई चर्चा शुरू हो गई है कि जो बजट में जिस तरीके से मध्य वर्ग को लुभाने के लिए 12 लाख तक का टैक्स एग्जेम्पशन दिया गया है, आपको लगता है कि, और दिल्ली के अंदर मिडिल क्लास हिंदुस्तान की तुलना में बहुत ज्यादा है, हिंदुस्तान में अगर 31% मिडिल क्लास जैसा कि लोग कहते हैं या जैसा एनालिस्ट बताते हैं, मैं तो इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, दिल्ली के अंदर लोग कहते हैं कि मिडिल क्लास कम से कम यहाँ 50% के आसपास या 50% से ज्यादा है। तकरीबन 88% लोगों के पास पक्के मकान है, और जो अर्बन दिल्ली है जिसको शहरी दिल्ली कहते हैं तकरीबन 60% से ज्यादा है। तो ये एक बड़ा चंक है जिसको 12 लाख का में अगर टैक्स एग्जम्पशन मिल रहा है तो वो क्या इंक्लाइंड हो सकता है बीजेपी की तरफ वोट देने की तरह? देखिए, परसेप्शन तो जरूर बना है। अब इसमें तमाम आंकड़े आ रहे हैं कि मिडिल क्लास की संख्या कितनी है, उसमें टैक्स पेयर कितने हैं, और मतलब इनकम टैक्स देने वाले कितने हैं, और जो इनकम टैक्स फाइल करते हैं उनमें से कितने लोग हैं जो टैक्स देते हैं। और जब इन आंकड़ों को आप खंगाल कर देखेंगे तो पता चलेगा कि बहुत छोटा सा तबका है मिडिल क्लास का जो टैक्स एक्चुअली में सरकार को पे कर रहा है। लेकिन उन आंकड़ों को अगर हम किनारे रख दें, इस वक्त परसेप्शन बहुत बना है, और तमाम चीजों से परसेप्शन बना कि भाई इस सरकार ने तो अद्भुत बजट लाया, मिडिल क्लास को इतनी राहत दी गई, तो परसेप्शन तो बना है। हो सकता है थोड़ा बहुत फायदा हो, लेकिन जैसा अमूमन आजकल देखने को मिलता है, वोटर बहुत पहले से बटे हुए दिखाई पड़ते हैं, और मिडिल क्लास को खासकर बड़े ओपिनियटेड है। तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बजट की घोषणा के कारण पूरा चुनाव बदल जाए, पूरा चुनाव पलट जाए बीजेपी के पक्ष में। ऐसा होते हुए मुझे दिखाई नहीं पड़ता। ये असदुद्दीन ओवैसी फैक्टर कुछ काम कर सकता है, 2 जगह पे चुनाव लड़ रही हो? देखिए, जितना मुस्लिम वोट आम आदमी पार्टी के पक्ष में 2020 में इंटैक्ट था, आपने उन आंकड़ों का जिक्र किया 83%, वैसा इस बार तो नहीं होने वाला। आम आदमी के पार्टी के पक्ष में इतना वोट, मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा। कुछ कांग्रेस सेंधमारी कर रही है, और हो सकता है जिन 2 सीटों पर ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार मैदान में है, हो सकता है वहां भी कुछ 2-4 हजार वोट कट जाए। जो वोट कटेंगे वो सब आम आदमी पार्टी का नुकसान होगा। संजय जी, एक सवाल और, 2014 के बाद से ये कहा जा रहा है कि हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण बहुत है और एक बहुत बड़ा हिंदू वोटर पैदा हो गया है जो बीजेपी की तरफ देता है, भले ही बीजेपी उसके पक्ष में बात करे या बात ना करे। क्या इस चुनाव में भी आप उस फिनोमेना को देख रहे हैं? मुझे लगता है दिल्ली के चुनाव में ये हिंदू वर्सेस मुसलमान तो दिखाई नहीं पड़ता, हिंदू ध्रुवीकरण भी दिखाई नहीं पड़ता। अगर कोई ध्रुवीकरण दिखाई पड़ता है वो क्लास का है। अगर दिल्ली के मतदाताओं को 4 आर्थिक आधार पर 4 भागों में बांटे, गरीब, लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर क्लास, गरीब तबके का वोटर अभी भी आम आदमी पार्टी के साथ एक मुश्त खड़ा दिखाई पड़ता है। अमीर वर्ग के वोटर जो है वो बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं। रही बात लोअर क्लास और मिडिल क्लास का, मिडिल क्लास का वोट बटा हुआ है, लेकिन बीजेपी के पक्ष में झुका हुआ मुझे दिखाई पड़ता है। लोअर क्लास का वोट जो है वो भी बटा हुआ आपको दिखेगा, लेकिन वो उसका झुकाव थोड़ा आम आदमी पार्टी के पक्ष में है। तो दिल्ली का चुनाव जाति पर नहीं, धर्म पर नहीं, लेकिन दिल्ली के लोगों के वोट देने का जो निर्णय है उनके क्लास पर बहुत आधारित है। झुग्गी झोपड़ियों में जो जे कॉलोनीज है, उन सब इलाकों में आम आदमी पार्टी की पकड़ बहुत मजबूत है, पहले भी रही है, और मुझे लगता है आज भी वो पकड़ बरकरार है। मतलब आपको लगता है कि वो
ये पूर्वांचलियों वाला मसला? देखिए, पूर्वांचली वोटरों की जब बात होती है तो एक ओवरलैपिंग कैटेगरी है। ये 16-17 ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है जहां पर पूर्वांचली वोटर मैटर करते हैं। दोनों पार्टियों के बीच में होड़ लगी है। अगर आप उम्मीदवारों की लिस्ट को देखेंगे तो दोनों पार्टियों ने तमाम नेताओं, तमाम ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो पूर्वांचल इलाके से आते हैं। लेकिन जो ओवरलैपिंग कैटेगरी में इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं पूर्वांचली इलाके से जो आते हैं, जो लोअर क्लास में फिट करेंगे करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। कौन से लोग हैं जो बिहार और ईस्टर्न यूपी से आके दिल्ली में बस रहे हैं? ये ज्यादातर बड़ी संख्या में मजदूर वर्ग है, छोटे-मोटे कामकाज करते हैं। तो ऑलरेडी इनका झुकाव आम आदमी पार्टी के पक्ष में है। ये ज़रूर है कि पिछले चुनाव की तुलना में हर वर्ग में आपको दिखाई पड़ेगा आम आदमी पार्टी का नुकसान हो रहा है। लेकिन जितना नुकसान अमीरों में या मिडिल क्लास में होता हुआ दिखाई पड़ेगा, उतना नुकसान लोअर और पुअर क्लास में होता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। तो पूर्वांचली वोट भी कटेगा, बटेगा वो भी, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में पूर्वांचली वोट या ज्यादा हिस्सेदारी आम आदमी पार्टी के पक्ष में ही है। देखिए, ये भी इत्तेफाक की बात है कि संजय जी भी पूर्वांचली हैं और मैं भी पूर्वांचली हूँ। ये तो और हम दोनों ही लोग जो है अपने अपने शहर उत्तर प्रदेश और बिहार छोड़ के दिल्ली में आए और यहाँ अपने आप को जमाने की कोशिश की। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.